हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस एंटरटेनमेंट। मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अगर आपने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड ऊपर आई बटन है, उधर भी आपको मिल जाएगा। आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए एंड देन इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, क्या प्रोसेस रहा। प्लस हमने पढ़ा था किस तरीके से जो है प्रोमलगेशन रहा कॉन्स्टिट्यूशन का, लाइक कि ये किस तरीके से फैला, हमने इसे कैसे स्वीकार किया, क्या खास बातें थी। और इसी के साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो उसके लिए कुछ और बातें भी सामने आई। ठीक है, और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आप कभी किसी से बात करेंगे या फिर किसी से सुनेंगे तो कई बार एक बात आपके जहन में खुद भी आ सकती है या फिर आपको किताब में भी लिखा हुआ है एंड कई बार कोई आपसे ये सवाल कर भी सकता है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सवाल ये है कि क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन, क्या भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है? बोरोड, क्या हमने किसी से ले लिया है? डू यू रियली थिंक सो? इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। व्हाट डू यू थिंक, इज इट पॉसिबल? इज इट राइट और नॉट? हम इस सवाल पर वापस आएंगे इस वीडियो के एंड में। ठीक है, अभी हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मेजर चीज़ें जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने जैसा बनाती हैं और अलग है और किसी और से हमने ली भी है। हम हर चीज़ इसके मेजर पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, let's check it out. Okay, friends. So, provision adapted from the constitution of different countries, यानी कि हमने सच में किसी से कुछ ना कुछ तो लिया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने मेजर पॉइंट्स लिए हैं उसमें पहला पॉइंट आता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या कहना चाहता है? देखिए, आपने कभी भी ऐसा सुना होगा कि 2 पार्टी या 3 पार्टी या 4 पार्टी लड़ रही हैं, ठीक है, इलेक्शन में है एंड उनमें से जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो जीत जाती है। इट डज़न्ट मीन कि 50% से ज़्यादा वोट मिले। ओवरऑल अगर मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि 3 पार्टी है ए, बी, सी, ए, बी एंड सी एंड 10 लोग हैं वोट करने वाले। ए को 3 मिले, बी को 3 मिले एंड सी को 4 वोट मिल गए, तो यानी कि 4 वाला सी जीत गया। इसी को बोला जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साथ ही हमने यहाँ से लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि देखिए, हमारे यहाँ पर एक पार्लियामेंट होती है जिसमें कि एक अपर हाउस है, लोअर हाउस है, यानी कि लोकसभा है, राज्यसभा है, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे राष्ट्रपति मिलकर एक पार्लियामेंट बनाते हैं। और ये सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है, किस तरीके से हमारी सरकार बनेगी बेसिकली। ठीक है, सेकंड है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि देश में लॉ का रूल चलेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई इंसान, कोई और ताकत, कोई बिजनेसमैन, कोई बड़ा राजा महाराजा, ये लोग नहीं है। कौन है? एक रूल ऑफ लॉ है, एक किताब लिखी गई है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं एंड इसके हिसाब से हमारा देश चलेगा। ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है ये प्रोविजन। फोर्थ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल इन लॉ मेकिंग प्रोसीजर। बेसिकली एक स्पीकर होता है लोकसभा में, ठीक है, तो उस स्पीकर का क्या काम है, वो किस तरीके से लॉ मेकिंग प्रोसेस में पूरा अपना योगदान करते हैं, ये सब चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड स्टेट से। जी, क्या हमने कुछ लिया है? बिल्कुल लिया है, हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहली चीज़ हमारे देश के बारे में बताने के बाद बताती है, वो बताती है कि हमारे देश के आम नागरिक के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फंडामेंटल यानी कि बहुत ही बेसिक, यानी कि अगर आप इस देश में पैदा हुए, यहाँ के सिटीजन हो, तो आपको कुछ राइट्स मिलेंगे। जैसे कि आपको राइट टू इक्वालिटी मिलेगा, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आपको अधिकार मिलेगा कि 14 वर्ष की आयु तक, यानी कि 14 ईयर्स की एज तक आपको फ्री एजुकेशन मिले। ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप कैसा महसूस करते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करना चाहते हैं,
आप किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट से। पूरी दुनिया में जिस देश ने सबसे पहले अपने नागरिक को फंडामेंटल राइट्स दिए थे वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, एंड देन सेकंड प्रोविजन है जुडिशियल रिव्यू। देखिए, कानून बनते हैं, नए नए बनते हैं, पुराने हटाए जाते हैं, उनमें चेंजेस किए जाते हैं, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। ठीक है, बट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें लाइक आपसे कोई सवाल करने वाला ना हो। जैसे कि हमारे पास लोकसभा के पास ये अथॉरिटी है कि नए कानून बनाए जाएं जिसमें जनता की भलाई हो, बट ऐसा कुछ ना हो जाए कि कोई अपनी मनमर्जी कर रहा है। अगर ऐसा कुछ भी होगा, वो हर एक चीज़ अंडर जुडिशियल रिव्यू है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट हमेशा खड़ा है देखने के लिए कि कहाँ गड़बड़ हुई है, और इस तरीके से हम हमेशा जुडिशियल रिव्यू के अंडर रहते हैं। ठीक है, और जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट किससे है? सरकार से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि कोई भी किसी तरह का आपको लालच नहीं दे सकता। कि सपोज कीजिए कि कोई रूलिंग पार्टी है, वो कहती है कि हमारे हिसाब से आप देश को चलने दीजिए और हम आपको प्रमोशन दे देंगे, हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको डिमोट कर देंगे। इस तरह की चीज़ें जुडिशरी पर लागू नहीं होती। जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ इसी से वो बिल्कुल फ्री, आई मीन इसी के इंडिपेंडेंट होने के साथ बिल्कुल फेयर वो अपने डिसीजंस को दे सकती है, इसीलिए इंडिपेंडेंट है। ओके, और ये प्रोविजन भी हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने फ्रांस से क्या लिया है? हमने फ्रांस से लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और ये आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। देखिए, दुनिया जो आज की दुनिया है ना, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम रहा है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहेंगे कि एक ऐसा समय रहा है जिस समय पे पूरे देश, पूरी दुनिया भर ने जिसको हिला दिया। ठीक है, जब ये आया, इस टाइम पर ये कहिए कि बहुत सीधे तरीके से आम जनता ने कहा कि हमें चाहिए आज़ादी। ठीक है, आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी? हमारे टैक्सेस से हमारी आज़ादी। ये नहीं कि हम टैक्स नहीं देंगे, बट अपनी कमाई के अनुसार देंगे। ठीक है, इस समय बात आई इक्वालिटी की। इक्वालिटी किसकी? ये नहीं कि कोई चर्च या फिर कोई मंदिर या फिर कुछ इस तरह की चीज़ ज़्यादा ऊंची है, ना कि इंसानियत। ठीक है, यहाँ पर इक्वालिटी की बात आई, सबको पढ़ने का अधिकार हो, हर किसी को पैसा कमाने का अधिकार हो, साथ ही भाईचारा हो सब में, कोई किसी के ऊपर या नीचे ना हो। जैसे कि अर्लियर, लाइक अगर हम देखेंगे मिडिवल टाइम में यूरोप में एक टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ पर उन्होंने सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, 3 ऑर्डर सिस्टम उसे बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाने का समय आया था, और ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। और देखिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में, यानी कि प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी में इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल शुरुआत से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इम्पोर्टेंस दिखाई गई है। ठीक है, इसके अलावा हमने आयरलैंड से भी कुछ लिया है, जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स की हमने फंडामेंटल राइट्स तो ले लिया अमेरिका से, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और वो कुछ ऐसे राइट्स थे जो कि देश के आज़ाद होने के साथ साथ ही हमें मिले। ठीक है, वो उसी समय सीधे तौर पर हमें दिए जा सकते थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी ज़रूरतें थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमें देना तो चाहते थे, लेकिन उस समय पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि उसी समय हमें प्रोवाइड कर दिया जाए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे फ्री एजुकेशन। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो राइट टू एजुकेशन, यानी कि 14 वर्ष की आयु तक जो हमारी फ्री एजुकेशन है, ये अवेलेबल नहीं था हमारे फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, क्योंकि उस समय इतना पैसा नहीं था, लेकिन उस समय राइट टू एजुकेशन को
अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया गया। अब डायरेक्टिव, डायरेक्शन देना, यानी किसी को दिशा दिखाना। किस चीज के लिए दिशा दिखा रहे हैं? आने वाले समय में जब भी आपके पास कोई रिसोर्सेस अवेलेबल हो, पैसा अवेलेबल हो, तो और उस समय आपको कुछ नए कानून बनाने हैं, उस समय आप ध्यान देंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर। ठीक है, और आपको इन्हीं को नजर में रखते हुए कानून को बनाना है। इसमें कई बार इसी यहीं से लेते हुए राइट टू एजुकेशन को यहीं से निकालकर फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। इसी के साथ साथ आपने कई बार ऐसा सुना होगा ना कि अगर किसी इंसान के पास बहुत लंबे समय से जॉब नहीं है ना, उसके पास कुछ बेसिक चीजें अवेलेबल नहीं है, तो एक बेसिक चीज है ना, अगर आपके पास नौकरी हो या ना हो, खाना तो सबको खाना है ना, तो फ्री राशन मिलता है ना, या फिर बहुत ही कम दाम पे राशन मिलता है। वो कैसे मिल पाता है? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू ही मिल पाता है। और ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, और हमने कनाडा से क्या लिया है ये भी देख लेते हैं। देखो, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वाजी, क्वाजी का मतलब होता है बीच में। ठीक है, अब बीच में किसके? फेडरल। फेडरल का मतलब बोलता है एक तरीके से भाईचारा, मिलजुल कर। ठीक है, तो हमारे देश में आप जब कभी इंडिया का मैप देखते हो, तो आप देखते हो ना, इसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, है ना, और वो सारी की सारी स्टेट्स मिलकर क्या बनाती है? एक इंडिया बनाती है ना। इसी सिस्टम को बोला गया फेडरल सिस्टम। ठीक है, और ये क्वाजी है। ये क्वाजी क्यों है? देखिए, फेडरल सिस्टम अमेरिका का बेसिकली है। ठीक है, बट वहां पर क्या है? हर एक स्टेट के पास इक्वल पावर है। ठीक है, हर कोई बराबरी ताकत रखता है वहां पर। कॉन्स्टिट्यूशन भी हर एक स्टेट का अलग होता है और देश का अलग होता है। पासपोर्ट वहां के लोगों के दो होते हैं। ठीक है, बट कनाडा में ऐसा क्या था? कनाडा में क्या चेंज था? कनाडा में ये था कि स्टेट्स तो थे, लेकिन जो मेन पावर है वो दे दी गई यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि कैनेडियन गवर्नमेंट को। सिमिलरली इंडिया में भी जो ज़्यादा पावर है ना, वो अवेलेबल है इंडियन गवर्नमेंट के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इंस्टीड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, आप लोग अलग अलग स्टेट से होंगे, है ना, आपकी कुछ पावर्स हैं जो कि स्टेट को दी हुई हैं, बट कुछ उनके ऊपर कुछ ओवरलैप करती हुई पावर है, फिर कुछ मेन पावर्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर के ऊपर अगर काम करना है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर अगर काम करना है, तो ये हमेशा यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, मनी हमेशा यूनियन देखेगी। इस तरीके की चीजें चलती है। ठीक है, एंड सिमिलरली हमने यहाँ पे रेजिडुअल पावर के बारे में भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। रेजिडुअल क्या है? देखिए, जब देश आजाद हुआ था, है ना, तो उस समय पे बहुत सारी चीजें थी, हर एक पॉइंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। लेकिन उस समय के लोगों को इतना अंदाजा जरूर था कि जैसे जैसे समय बदलेगा, लोगों की जरूरतें, टेक्नोलॉजी, हर चीज बदलेगी। और उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन के इसके लिए हम दोबारा लिखेंगे, तो पर ऐसा करना ना पड़े, तो ऐसा उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो भी चीजें ऐसी हैं जो कि रह गई हैं, या फिर आने वाले टाइम पे नई कोई चीज आएगी, तो उन सब के बारे में कौन बात करेगा, या फिर उन सब के ऊपर कौन कानून बनाएगा? वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये प्रोविजन हमने लिया है कनाडा से। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए, हमारे पास हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, है ना। अब 1950 में क्या आपका मोबाइल फोन एग्जिस्ट करता था? नहीं करता था। क्या इंटरनेट एग्जिस्ट करता था? नहीं करता था। पर आज के समय पे तो करता है ना। तो कानून तो हमें आज के टाइम पे भी हमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम तो करना है ना। तो क्या हम दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बनाते? नहीं। उसी समय पे 1950 में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि जब कभी कोई ऐसी कोई नई चीज आएगी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा देखेगी। ठीक है, और ये प्रोविजन भी हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से। ठीक है, इसी के साथ साथ अब देखिए, हमने ये सारी चीज़ें देखी, हमने कुछ कनाडा से लिया, आयरलैंड से लिया, फ्रांस से लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया, ब्रिटेन से लिया, बहुत कुछ लिया, और भी बाकी बाकी जगहों से भी कुछ कुछ दो दो तीन तीन चीज़ें ली हुई हैं। अब इन सब से हमें क्या पता चलता है? क्या हमने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कर लिया है? हमने अपने आप से कुछ नहीं किया। तो देखिए, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। क्यों डिबेटेबल है? हमने बहुतों से बहुत कुछ लिया, लेकिन इसी के साथ में एक और बात ध्यान देने वाली है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था, जब हमें मौका मिला ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, उस टाइम तक ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े देश आज़ाद हो चुके थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख चुके थे। ठीक है, अब तो फिर क्या हम दूसरे का ले लेंगे? ये कुछ ऐसा है
कि जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च चल रही है ना। जैसे मान लेते हैं आज के टाइम पे क्वांटम फिजिक्स आप बहुत सुनते होंगे, या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते होंगे। अब आपको अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सपोज कीजिए कोई आपको एक एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि बिल्कुल आप शुरू से शुरू करो, आपने दुनिया भर के सारे ज्ञान को कर दिया बंद, और आप सिर्फ अपने आप से बिल्कुल शुरुआत करोगे। पर अगर जब आप ऐसा करोगे तो आप सोच सकते हो ना आपको कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन ये भी आता है कि आप जिन लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर लिया है, आप उन लोगों से बातचीत करोगे, उनसे कुछ आइडियाज लोगे, उनकी कुछ चीज़ अच्छी होंगी जिन्हें आप रख सकते हो, कुछ चीज़ें बुरी होंगी जो आप छोड़ सकते हो, है ना। तो कुछ इसी तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि किन देशों के पास कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें कि रखा जा सकता था, और उन्होंने उन अच्छी बातों को लिया, ठीक है, और जो बुरी चीज़ों को छोड़ा जा सकता था उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। एडिशनली कुछ चीज़ों को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चेंज भी किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में, तो हम बात करते हैं कि वहाँ पर भी देश, वो लोग सेक्युलर देश है, और इंडिया इज़ ऑल्सो अ सेक्युलर कंट्री। बट वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में बहुत फ़र्क है। हमने अपने तरीके से सेक्युलरिज्म को चेंज किया है, ठीक है। तो ना तो हमने पूरी तरह से, आई गेस कि हमने बोरो किया है, और पर हमने, यस, हमने उनसे जो है आइडिया ज़रूर लिया है, हमने उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर ली है, और जो कि हम डायरेक्टली हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है। देखिए, बेस्ट तभी बन सकता है जब हम औरों की अच्छी चीज़ों को भी ले सके। गुड मेक्स बेस्ट। ओके। इसी के साथ साथ हम एक बार समरी एंड कंक्लूजन देख लेते हैं। और हमने ये जब पूरा चैप्टर पढ़ा है, हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी यूनिक है, और इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसी के साथ साथ बहुत से देशों के लिए एक एग्जाम्पल भी बना है, जैसे कि साउथ अफ्रीका ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी हेल्प ली है, भूटान ने काफ़ी हेल्प ली है, नेपाल ने काफ़ी हेल्प ली है, ठीक है। The main purpose behind the long search that went on the almost 3 years was to strike the right balance so that the institutions created by the constitution would not be haphazard or tentative arrangement। मतलब कि इतना लंबा समय जो लिया गया है वो इस रिसर्च में लिया गया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव्स है, जुडिशरी है, इनके बीच में एक सही बैलेंस बन सके, ठीक है। जल्दबाजी का काम तो कहते हैं ना कि शैतान का काम होता है, उसमें गड़बड़ होती है। इसलिए समय लेकर सही रिसर्च करके सही उनको सही तरीके से उनकी पावर्स को बैलेंस करते हुए हमने एक ऐसा इंडिया बनाने की कोशिश की है जो कि लंबे समय तक चल सके और लोगों की इन एस्पिरेशंस को पूरा करता रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बना दिया जल्दीबाजी में कि अगले साल या 5 साल बाद या 6 साल बाद हमें दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ रहा है। हमारे पड़ोस में ऐसे देश हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन उनका हर 5-7 साल में उन्हें दोबारा बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही बार में अच्छे से रिसर्च नहीं की है। अब इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक महान कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। 1950 में लागू हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन आज 2023 में भी चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले और कई सालों तक ये बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, फ्लुएंटली चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे देश के लोगों ने बहुत मेहनत की है बच्चों, आप भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, आप यहीं पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके,